नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान पर हम विगत वीडियोस में डिस्कशन किए हैं। आज हम भारतीय संविधान के मूल अधिकार पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और भारतीय संविधान कि ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मीन्स आर्टिकल 12 टू 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 और 13 में डिफाइन किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। और 13 में ये बताया गया है कि अगर मूल अधिकारों को शार्टेन करने वाला या कल्टेल करने वाला या उसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी करने वाली अगर कोई भी कानून बनता है तो वो कानून को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर उसे असंगत घोषित कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट, दोनों को ये अधिकार देता है कि अगर मूल अधिकार के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी होती है और सुप्रीम कोर्ट को, उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि इससे भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को नुकसान हो रहा है, तो वो ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में पहली बार मत स्थापित किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद में असीम शक्तियां हैं भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद को परिवर्तित करने, संशोधित करने या समाप्त करने की। लेकिन यदि कोई भी संविधान का अनुच्छेद, ऐसा अनुच्छेद जो कि मूलभूत ढांचा है, जिसके साथ छेड़खानी करने पर, जिसको समाप्त करने पर या परिवर्तित करने पर संविधान की प्रासंगिकता समाप्त हो सकती है, तो ऐसी दशा में ऐसे कानून को उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय विधि शून्य यानी कि वाइड घोषित कर सकते हैं। ये असीम शक्ति आपको केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हुई थी और वो अनुच्छेद 13 से संबंधित है, जिसमें कहा गया है मूल अधिकार से असंगत या इन्हें घटाने वाली विधियां अमान्य घोषित होंगी। ऑल द लॉज व्हिच आर मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी वॉइड एज लॉन्ग एज दे आर वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो 12 और 13 आपको डिफाइन कर रहा है कि ये कानून, ये अधिकार कहाँ तक संगत रहेंगे, कहाँ तक असंगत रहेंगे। आपको बता दूं कि यह वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए मैंने इसको, यह विषय बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को 2-3 भागों में मैंने बांटा है। इसलिए आज हम 14 से 18 और आर्टिकल 19 तक ही बात करेंगे। अगले वीडियो में आर्टिकल 20 से आगे बात करेंगे। तो अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार दिया गया है। इससे पहले बता दूं कि हमारे मूल अधिकारों को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में जो पहली बार मूल अधिकारों के संबंध में जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया था उसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। और ये 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन के द्वारा जनता को मूल अधिकार दिए गए थे, इसीलिए इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि 1215 में ब्रिटेन में भी इसी प्रकार के मौलिक अधिकार वहाँ के सम्राट के द्वारा नागरिकों को दिए गए थे। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी में देखिए मूल अधिकार, इससे पहले बता दूं कि मूल अधिकार प्रत्येक नागरिक को समझ में आना चाहिए। और किसी भी छात्र को जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो कोई भी परीक्षा हो, वो केवल ये तैयारी केवल असिस्टेंट रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। ये तैयारी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, एकेडमी की जो परीक्षाएं दे रहे हैं छात्र छात्राएं, उन सभी पर समान रूप से लाभदायी है।
भारत के संविधान का प्रस्तावना पिछले मैंने वीडियो में बताया। दूसरे वीडियो में आज मैं मौलिक अधिकार बता रहा हूँ। नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये कंठस्थ रहना चाहिए, लर्न रहना चाहिए, रेसिटेट रहना चाहिए सभी छात्र छात्राओं को। किसी न किसी रूप में विस्तृत उत्तरीय डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इसलिए अब समता के अधिकार की बात करते हैं। राइट टू इक्वलिटी में, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत 14 से 18 के में अनुच्छेद दिए गए हैं। 14 में कहा गया वित्त के समस्त समता एवं वित्त का समान संरक्षण। इंग्लिश में अगर कहें, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। दूसरा अनुच्छेद 15 में भेदभाव पर रोक, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अनुच्छेद 16 कहता है रोजगार में अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन के बाद कहता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। तो अब हम 14 से 18 की बात करते हैं। इसमें जो हमारे आर्टिकल हैं, इसमें एक आर्टिकल मौलिक अधिकार का, एक आर्टिकल अनुच्छेद 31 को हमने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ऑब्सलीट कर दिया था, डिलीट कर दिया गया था, जो संपत्ति का अधिकार कहते हैं। यह अब एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। तो 14 से 18 में पहले आता है समता का अधिकार। समता के अधिकार के अंतर्गत हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि सभी को समान रूप से कानून और वित्त के समक्ष सभी समान रहेंगे, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें पहला है वित्त के समक्ष समता एवं वित्त का समान संरक्षण। सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। कानून के सामने गरीब अमीर, छोटे बड़े, महिला पुरुष के बीच में विभेद नहीं किया जाएगा। और वित्त का समान संरक्षण का मतलब है कि समान परिस्थितियों में समान प्रकार का कानून लागू किया जाएगा। यानी कि अगर परिस्थितियां, एक परिस्थिति में एक जैसा कानून और दूसरी परिस्थिति में दूसरे जैसा कानून ही लागू रहेगा, यानी कि परिस्थितियों को भी देखा जाएगा। तो इसलिए कहता है वित्त का समान संरक्षण। दूसरी बात आता है भेदभाव पर रोक। भेदभाव पर रोक का आशय ये है कि किसी भी दशा में, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, लिंग हो या जन्म स्थान हो, इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आरक्षण की व्यवस्था है, तो आप एक बात ध्यान रखिए, इसमें अपवाद भी लिखा गया है हमारे संविधान में। ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये रिस्ट्रिक्शन बेस्ड हैं। इन पर युक्त अवरोध भी उत्पन्न किए गए हैं, निर्बंधन लगाए गए हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमको आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो हमको राइट्स मिले हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 के अंतर्गत ये रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा प्राप्त हुए हैं। आप ये नहीं कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि हमारे देश में महिला, आपका अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग या अन्य किसी अन्य आधार पर बेरोजगारी, गरीबी, जैसा कि पार्लियामेंट, संसद निर्णय ले और वो विधिपूर्ण हो के आधार पर अपवाद स्वरूप रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है समता के अधिकार पर। जैसे हमने इससे पहले एक बात कहा था, वित्त के समक्ष समता, कि सभी लोग वित्त के सामने समान होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है कि उनके अगेंस्ट किसी भी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उनके द्वारा किसी भी किए गए कार्य के लिए। ऐसे ही आर्टिकल 105, 194, 105 लागू होता है एमपीज पर, 194 लागू होता है एमएलएज पर। इन्हें सदन के अंदर अपनी बात कहने, समितियों में अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होगा। किसी प्रकार का उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य पर किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया सकता। तो वित्त के समक्ष समता और वित्त के समान संरक्षण में ये अपवाद मिला हुआ है।
भेदभाव पर, रोक पर के आधार पर ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि अगर सरकार चाहे और वो विधि संगत होगा तो महिलाओं, बच्चों, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC ST, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के उत्थान के लिए, प्रोग्रेस के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अनुच्छेद 16 रोजगार में अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अनुच्छेद 16 हमको रोजगार के अवसर की समानता की बात करता है कि समान रोजगार के लिए किसी भारत के नागरिकों को किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। उन्हें समान रूप से नौकरी करने का अधिकार है। हर प्रकार की नौकरी में, सभी प्रकार की नौकरी में यदि उसकी योग्यता अर्हता रखते हैं तो उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, युक्त निर्बंधन लगाया गया है कि सार्वजनिक नियोजन के संबंध में अपवाद स्वरूप पिछड़े, अनुसूचित जात, जनजात, महिलाओं या शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को रोजगार के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 हमको छुआछूत से दूर करता है कि किसी भी दशा में कोई व्यक्ति अगर छुआछूत को बढ़ावा देता है, अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, तो ऐसी व्यवस्था स्वीकार योग्य नहीं होगी और जो इसे बढ़ावा देगा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्य करेगा। अब ये अस्पृश्यता लागू कहाँ होती है? अस्पृश्यता का प्रचार करना, अगर आप अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये विधि के विरुद्ध होगा। दुकान, होटल, पूजा स्थल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पर प्रवेश में अगर रोक लगाया जाता है किसी व्यक्ति को, तो ये माना जाएगा कि आप अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहे हैं। अस्पतालों और स्कूलों में आप रोक लगाते हैं तो इसको माना जाएगा कि आप छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं। किसी व्यक्ति को सामान या सेवा बेचने से अगर मना करते हैं किसी छुआछूत के आधार पर, तो ये माना जाएगा कि आप छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अस्पृश्यता, छुआछूत का उल्लंघन अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। अब आपके ये लग रहा होगा कि उपाधियों का अंत जो पहले से चले आ रहे थे, राजा, महाराजा, धीराज, इस प्रकार की आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में, तमाम प्रकार की उपाधियां महिमा मंडन करने के लिए लगाई जाती थी। तो उसको, टाइटल्स को अनुच्छेद 18 में अंत किया गया है, जिससे कि समता के अधिकार में किसी प्रकार का उल्लंघन न हो पाए, सभी लोग एक जैसे रहें। अब आता है कि उपाधियां, बहुत सी उपाधियां दी जा रही हैं, तो ध्यान रहे शिक्षण और सेना संबंधी उपाधियां स्वीकार योग्य है, क्योंकि शिक्षण संबंधी में बहुत सी उपाधियां, डॉक्टरेट की उपाधियां मिलती हैं और लोग उन उपाधियों को लगाता है। सेना में भी जो उपाधियां दी जाती है, परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, तो इस प्रकार की उपाधियां सेना में दी जाती है। इनको अपने नाम के साथ इनको उपाधियां जोड़ सकते हैं। एक विषय यह भी उठा था कि क्या अन्य जो उपाधियां हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, क्या इनका प्रयोग किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्याय निर्णय में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण को प्राप्त अपने नाम के साथ लगाने के लिए मना नहीं किया, बल्कि इसको सही माना था। अन्य और यह भी है कि भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राष्ट्र से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं लेना चाहिए या मनाही है। इसलिए अगर ऐसी उपाधि लेनी है तो भारत सरकार से पूर्व में अनुमति लेना पड़ता है। तो आपके 14 से 18 समता का अधिकार प्रदान करता है। अब आता है अनुच्छेद 19 से 22। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये 6 स्वतंत्रताएं हैं। 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको हम कह सकते हैं टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी में है शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेना, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। सी में है संघ बनाने का अधिकार, टू फॉर्म एसोसिएशन आर यूनियन आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ध्यान रहे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज शब्द बाद में जोड़ा गया है संविधान संशोधन के द्वारा, इसलिए ये 97th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। चौथा है डी है देश में निर्बाध संचरण का अधिकार,
टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडियन टेरिटरी। देश के किसी भी भाग में निवास, एक अधिकार ये टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगला है 91 जी, व्यापार व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस एनी टेरिटरी ऑफ द इंडियन टेरिटरीज। तो आप कभी कभी बहुत सी परीक्षाओं में यूपी मेंस, सिविल सर्विसेज मेंस पेपर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या ऐसे जिसमें कि मेंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, कभी कभी मूल अधिकारों में से केवल एक अनुच्छेद 19 पर लॉन्ग आंसर पूछ लेता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी लॉन्ग आंसर केवल अनुच्छेद 19 पे पूछ लेता है। तो आपका जब मूल अधिकार कंप्लीट पूछेगा तो आप लिखना आपको आसान रहेगा। आर्टिकल 12 से 35 या 32 तक आप थोड़ा थोड़ा भी सबके बारे में लिख देंगे तो आपका मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब आर्टिकल 19 के बारे में अकेले एक सिंपल क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसको आप डिस्क्राइब करें, तो इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी, एक अच्छी समझ होना जरूरी है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को, मूल अधिकार के टॉपिक को 3 भागों में कम से कम बांट कर बनाऊंगा, जिससे आप अच्छी तरह से मूल अधिकारों को समझ सकें। तो इसके जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें समस्त भारतीय नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है। पहला अधिकार है आपके बोलने का अधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति अपने वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के साथ कोई भी बात अपना कह सकता है। इसी के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता का भी समाहित किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता अलग से नहीं है, बल्कि अगर कहीं प्रश्न आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी पेपर में आता है कि 19 प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो आप लिखेंगे आर्टिकल 19(1)(a) में। तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता में, सॉरी, आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपको अपनी बात को कहने, बोलने, अपने मैसेज को सरकार तक पहुंचाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ध्यान रहे, ये आपको जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन सभी स्वतंत्रताओं में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। हिंदी में कहेंगे युक्त निर्बंधताएं। आपको ध्यान रखना होगा, ये नहीं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप मनमाना कुछ भी बोल सकते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपनी राय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता इसमें है। व्यापारिक विज्ञापन जारी कर सकते हैं। प्रसारण का अधिकार है आपके पास। सरकार की गतिविधियों को जानने का अधिकार है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही RTI आच्छादित है। आप सरकार की गतिविधियों को जानने का अधिकार है, शांत रहने का अधिकार है। ध्यान रहे, आपसे कोई जबरदस्ती बुलवा नहीं सकता। राइट टू साइलेंस इसी के अंतर्गत है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है शांत रहना। समाचार पत्र पर सेंसर लगाने के विरुद्ध भी अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति सेंसरशिप लगाता है तो आप आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत इस मामले को माननीय न्यायालय के अधीन ले जा सकते हैं, यानी कि वाद योग्य का ये विषय बन सकता है अगर कोई व्यक्ति आपकी बात को सेंसर करता है। समाचार फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता यह भी बताता है कि आपका अगर कोई फ़ोन टेप कर रहा है तो यह गलत है, इसके विरुद्ध आपको अधिकार है कि आप इसे वाद प्रस्तुत करें। कोई भी सरकार, कोई व्यक्ति किन्हीं भी कारणों से आपका फ़ोन टेप नहीं कर सकता। अगर फ़ोन टेप करता है तो उसे माननीय न्यायालय के अंतर्गत औचित्य सिद्ध करना पड़ेगा, जो हमने पहले कहा युक्त निर्बंधन में आ सकता है। पब्लिक ऑर्डर के कारण अगर हमारे देश पर किसी प्रकार का बाहरी आक्रमण की संभावना है, यदि हमें लगता है किसी विदेशी संबंधों को उससे खराब हो सकता है, अगर हमें लगता है कि हमारे देश के संप्रभुता, एकता, अखंडता असुरक्षा पैदा हो सकती है, तो ऐसी दशाओं में हम इस प्रकार की कार्रवाई वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर रोक लगा सकते हैं। ये किसी पर भी, चाहे वाक की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाने का अधिकार, देश में निर्बाध संचरण का अधिकार, देश के किसी भाग में निवास का अधिकार, व्यापार व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, ये सब पर लागू होता है।
तो आपको बात समझ में आ गई। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपनी राय का प्रचार प्रसार करिए, प्रेस की स्वतंत्रता समाहित है, व्यापारिक विज्ञापन जारी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ प्रसारण कर सकते हैं, सरकार की गतिविधियों को आप जान सकते हैं, शांत रह सकते हैं। समाचार पत्र पर अगर कोई व्यक्ति सेंसर लगाता है तो इसके अगेंस्ट आप न्यायालय का शरण ले सकते हैं। फ़ोन टेपिंग अगर कोई करता है तो आप इसके अगेंस्ट न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लेकिन राज्य रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, किस आधार पर? सॉवरेंटी को ध्यान में रखते हुए, संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए, देश की एकता एवं अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को ध्यान रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान रखते हुए, विदेशों के साथ दोस्ताना संबंध को ध्यान रखते हुए, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द फॉरेन स्टेट्स, और कानून व्यवस्था, इसको हम भाषा में कह सकते हैं लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। विधि के बच्चे अच्छी तरह जान सकते हैं कि पब्लिक ऑर्डर के आधार पर बहुत से प्रकरण न्यायालय में जाते हैं और सरकार पब्लिक ऑर्डर को ध्यान रखते हुए रिस्ट्रिक्शन लगाने लगती है। मर्यादा, नैतिकता और न्यायालय की अवमानना, अब ये आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के लिए हैं। इनमें से किसी भी आधार पर हमारी 6 स्वतंत्रताओं पर सरकार, व्यवस्था, राज्य और निर्बंधताएं लगा सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, लेकिन ये सभी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ही रहेगा। अगला बिंदु आता है शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेना। आपको पता है कि हमारे देश में शांतिपूर्ण सम्मेलन, हमेशा सेमिनार, बड़े बड़े कार्यक्रम, राजनीतिक सम्मेलन होते रहते हैं, लेकिन ये सम्मेलन निरायुध होने चाहिए, जिसमें अस्त्र शस्त्र ले जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन यह भी, इसमें भी युक्त निर्बंधताएं हैं कि कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था के दृष्टिगत राज्य ऐसे सम्मेलनों पर रोक लगा सकती है, लेकिन उसे सिद्ध करना पड़ेगा अगर माननीय न्यायालय के समक्ष ये प्रकरण जाता है कि इससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा था या नहीं। अगला है डी, 19(1)(d), देश में निर्बाध संचरण का अधिकार। भारतीय नागरिकों को, ध्यान रहे, आर्टिकल 19 भारतीय नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। ये देश में निर्बाध संचरण का अधिकार। हम निर्बाध मीन्स मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडियन टेरिटरीज। हम भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध संचरण कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, किसी प्रकार का रोक नहीं है भारतीय नागरिकों को। लेकिन वही बात है कि इस पर भी युक्त निर्बंधन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक ऑर्डर। अगर पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंच रहा है तो उस पर आपको रोक लगाया जा सकता है। और दूसरी बात, आम आदमी का अगर वहाँ का हित प्रभावित हो रहा है तो रोका जा सकता है। जनजातियों के हितों की सुरक्षा के दृष्टिगत आपके संचरण पर रोक लगाया जा सकता है। आप लोग कभी कभी देखते होंगे धारा 144 लगा देते हैं, या कभी कभी किसी राज्य में किसी नेता को या किसी को जाने से मना कर देते हैं, तो इसी प्रकार के रूल्स उस पर लागू होते हैं। देश के किसी भी भाग में निवास, 19(1)(e), हमें किसी भी देश में किसी भाग में निवास करने का अधिकार है। कहीं पर हम ज़मीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर पर ये रूल लागू नहीं था, अब उसको भी, वहाँ पर भी ये रूल लागू हो गया। अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हमें निवास करने का अधिकार ना हो। अगला आता है व्यापार, व्यवसाय, आदि की स्वतंत्रता। हमको यह भी स्वतंत्रता की गई है कि हम किसी प्रकार का व्यापार करें, व्यवसाय करें, अगर वो लीगल है, इलीगल नहीं है, किसी प्रकार का सरकार का उस पर किसी पर नियंत्रण नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई रूल नहीं बनाया गया है, तो व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का हमको पूरा अधिकार है। तो यह आर्टिकल 12 से लेकर 19 तक की हमने बात किया। आपका आर्टिकल 12 जो सबसे ऊपर रह गया, उसमें आपको बता दें, उसमें स्टेट का डिफाइन किया गया है। स्टेट का मतलब होता है कि भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी और स्थानीय अधिकारी और ऐसे प्राधिकारी जिन्हें राज्य घोषित कर दिया गया हो। तो इसमें डिफाइन किया गया है, चूँकि मौलिक अधिकार में जब भी किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे तो राज्य शब्द का उल्लेख किया जाएगा, तो राज्य को यहाँ पर इसलिए डिस्क्राइब किया गया है। तो पहले पार्ट में मूल अधिकार के, आज पहले पार्ट में हमने आर्टिकल 19 तक की बात की, आर्टिकल 12 से 19 तक। अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में, वीडियो में हम आर्टिकल 20 से आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लगातार देखते रहिए, इसका विस्तार करिए ताकि ज़रूरतमंद अभ्यर्थियों, छात्र छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंचता रहे
और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा को सफल होने में, पास होने में वो सक्षम हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।